परवीन के बच्चे अपनी अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए थे और वो सारा दिन अकेली बैठी रहती। तो एक दिन हमसाई ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो ताकि एक दिन कहीं बच्चे तुम्हें बोझ समझकर यतीम खाने ना छोड़ाएं। तो परवीन ने उसकी बात मानकर मोहल्ले में एक कुरियाना स्टोर वाले से निकाह कर लिया और जब बेटों को पता चला तो वो आग बगोला हो गए और एक दिन अम्मा से कहा कि हमें आकर एक दफ़ा मिल जाओ, तुम्हारी बहुत याद आती है। परवीन शौहर के साथ घर आई तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई क्योंकि बेटों ने आगे पहले से, अम्मा ज़रा ये कुरियाने की दुकान से मुझे चावल तो ला दे। दोपहर का वक्त था और सूरज तो जैसे सर पर था। परवीन अपने कमरे में बैठी हुई थी। अभी ज़ोहर की नमाज से फारिग हुई थी जब उसकी बड़ी बहू ने उसे 500 का नोट पकड़ाया था। वो कहने लगी, बेटा सुबह माजिद से मंगवा लेती। वो कहने लगी, आपको तो पता है कि वो तो हवा के घोड़े पे सवार होता है। अब मुझे कहकर गए थे कि दाल के साथ चावल बना लेना। अब उसको कौन समझाए कि चावल लेकर आएगा तो ही पकेंगे ना, आप ही ला दें अब। परवीन कहने लगी, देखो बेटा मेरे सर में बहुत दर्द है और उस वक्त तो दोपहर का वक्त है, सूरज सर पर है, ऐसा करो कि असद को भेज दो। कहने लगी, अरे ऐसे कैसे मैं अपने बच्चे को भेज दूं? आपको पता है गर्मी कितनी है, वो तो रास्ते में ही बेहोश हो जाएगा। परवीन की बड़ी बहू रुखसाना को अपने बेटे की तो परवाह थी लेकिन बूढ़ी सास की कोई परवाह नहीं थी। कहने लगी, अरे इतनी भी दूर नहीं है, दुकान जाकर ले आए ना। उसने कहा कि आप क्या नखरे दिखा रही हैं, मैं भी तो गर्मी में खाना पका रही हूँ। बहरहाल परवीन ने उसके हाथ से पैसे पकड़े, जाए नमाज तह करके एक तरफ रखा, फिर चप्पल पहनकर बाहर चली गई। सूरज की तपिश यूं थी जैसे पता नहीं क्या हो। कुछ ही मिनटों में उसके पूरे कपड़े पसीने से भीग चुकी थी। चेहरे से पसीना बहने लगा था, हालांकि दुकान इतनी भी करीब नहीं थी। तकरीबन पैदल चलते चलते 10 मिनट लग जाते थे। जब तक वो बिरयानी की दुकान पर पहुंची, बुरी तरह से हाँप रही थी। वहां भी अफजल साहब खड़े थे जो एक दो ग्राहकों को सामान दे रहे थे। सफेद दाढ़ी थी और बुढ़ापे के बावजूद उस कड़ी धूप में खड़े थे। 2-4 लोगों को सामान देने के बाद जब उन्होंने परवीन को यूं पसीने से शराबूर देखा तो पानी की छोटी बोतल उनकी तरफ बढ़ा दी। कहने लगे, ये पी ले, वैसे भी गर्मी बहुत है। ये कहते हुए वो अपना भी पसीना साफ करने लगी। परवीन कहने लगी, 2 किलो चावल दे दे भाई। ये सुनकर अफजल साहब कहने लगे, आपने क्यों जहमत की, किसी बच्चे को भेज देती। परवीन जरा सा मुस्कुराई, फिर उसकी तरफ देखकर कहने लगी, आपने भी दुकान पर बैठने की क्यों जहमत की, किसी बेटे को बोल देते कि दोपहर के वक्त वो बैठ जाता। ये सुनकर अफजल साहब ने एक गहरी सांस ली थी। कहने लगे, बच्चों को गर्मी कुछ ज्यादा लगती है, हम बूढ़े शायद इस गर्मी के आदी हैं। मेरे बेटे ने भी मुझसे कहा कि दोपहर के वक्त मैं बैठ जाया करूं क्योंकि यहाँ गाहक कम होते हैं और वो एसी में जाकर सो जाता है। वो कहने लगी, बस ऐसी ही बात है, मेरे भी बेटे, बहुएं और पोते पोतियां दोपहर के वक्त बाहर नहीं निकलते कि कहीं उन्हें गर्मी ना लग जाए, कहीं सर पर लो ना लग जाए। हाँ, लेकिन हम बूढ़े हैं ना, इसलिए हम पर ये सब कुछ असरअंदाज होता और ना गर्मी लगती है। जल्दी से चावल दे दे, इस धूप में खड़ा होना महाल हो रहा है। इन्होंने जल्दी से चावल तोल कर दिए थे, बाकी के पैसे भी वापस पकड़ा दिए। कहने लगी, हम दोनों की शायद एक जैसी कहानी है। बीवी के मरने के बाद बच्चों को मैं बस एक फालतू सामान लगता हूँ,
हालांकि घर के ज्यादातर काम मेरे सर पर है, लेकिन कभी भी बेटों को नजर नहीं आता कि बूढ़ा बाप अब थक चुका है। ये कहना था कि आंसू परवीन की आंखों में भी आए थे। कहने लगी, ऐसी ही बात है, बच्चे शायद हमें बोझ समझ रहे हैं। वो चावल पकड़कर वापस घर आई तो बुरी तरह से हाँप रही थी। पसीने से पूरे कपड़े भीग चुकी थी। आते ही चारपाई पर ढेर हो गई। चावल बहू ने पकड़े और किचन में जाकर पकाने लगी। बहू, मुझे एक ग्लास ठंडा पानी तो दे दो। लेकिन या तो रुखसाना ने सुना नहीं या सुनकर नजरअंदाज कर दिया। आकर बूढ़ी सास को पानी का ग्लास तक नहीं दिया। बर्तन में चावल डाले और चावल वाला बर्तन उठाकर उसे चारपाई पे रख दिया जहां परवीन बैठी थी। रुखसाना कहने लगी, अम्मा, ये चावल जल्दी से साफ कर दे, मुझे पकाने हैं। परवीन कहने लगी, बेटा, पहले मुझे पानी तो पिला दो, बाहर बहुत गर्मी थी। वो कहने लगी, ओहो, पिला देती हूँ, पानी भी, जल्दी से चावल साफ कर दे, मुझे पकाने हैं। अभी पूरे 2 बजे मुलाजिम खाना लेने आ जाएगा कि दुकान के लिए खाना दे दे, और माजिद मुझे कह चुका था कि 2 बजे से 1 मिनट भी लेट मत करना। अब मैं चावल बनाऊं या आपकी खिदमत गुजारी करूं? जल्दी से चावल साफ करके दें। ये कहकर वो बावर्ची खाने में चली गई। परवीन ने गहरी सांस ली और चावल साफ करके किचन में उसे पकड़ा दिया। फिर परवीन खुद ही फरज से पानी निकालकर पीने लगी। वो कहने लगी, ऐसा करें कि ये प्याज ब्राउन करके उसमें अदरक, लहसुन और टमाटर डालकर मसाला बना दे। चावल तब तक मैं धोकर भिगो देती हूँ। ये कहकर वो जल्दी से चावल भिगोने लगी। परवीन ने गहरी सांस ली और चूल्हे के पास आके खड़ी हो गई। चावल तकरीबन परवीन ने ही बनाए थे। इसकी बहू बस बातों बातों में हुक्म चला देती थी कि अम्मा ये कर लें, अम्मा वो कर लें। परवीन किसी फालतू सामान की तरह ही तो थी। जब जरूरत होती तो उसे इस्तेमाल कर लिया जाता, वरना कोने में पड़ी रहती। छोटा सा स्टोर रूम था जिसे साफ करके उसने एक चारपाई बिछाई हुई थी। वहीं नमाज पढ़ती थी, इबादत करती थी। कमरा तो उसी वक्त छीन लिया गया था जब उसके शौहर का इंतकाल हुआ था। ये कहकर कि आपने कमरा क्या करना है, कौन सा अब्बा जी जिंदा है। अब्बा जी जिंदा नहीं थे तो क्या उसे उठने बैठने जीने का हक नहीं था? यही कहा कि 2-2 एसी लगाने की हम लोगों में हिम्मत नहीं है। ये कमरा बड़ा है तो ऐसी इस कमरे में लगेगा और बीवी बच्चे दोनों बेटों के इसी कमरे में वक्त एक साथ गुजारेंगे। इसका सामान एक ही दिन में स्टोर रूम में लगा दिया गया था, जो बहुत ही छोटा था और इसमें खिड़की भी नहीं थी। बस इतनी जगह थी जहां पर परवीन की चारपाई बिछा दी गई थी और एक चाय नमाज बिछ जाती थी जहां वो नमाज पढ़ लेती थी। एक बल्ब भी लगा हुआ था। उसे कलामे पाक पढ़ना होता तो दिन के वक्त भी इस स्टोर में बल्ब जलाना पड़ता था, क्योंकि बगैर बल्ब के रोशनी नहीं होती थी। और जैसे ही शाम होती वही चारपाई उठाकर परवीन सहन में डाल देती ताकि ठंडी हवा उसे लग सके। रात को सोती भी वो सहन में ही थी, क्योंकि बड़े कमरे में दोनों बेटे, बहू और उनके बच्चे सोते थे। एक बार गर्मी बहुत ज्यादा थी तो परवीन ने बेटे से कहा कि मैं भी अपनी चारपाई यहीं बिछा लेती हूँ, क्योंकि जमीन पर तो बिस्तर लगाकर मैं नहीं सो सकती, मुझे उठने बैठने में तकलीफ होती है। लेकिन बेटे कहने लगे, इतनी जगह नहीं है और फिर रात को आपको खांसी बहुत आती है, हमारे बच्चों की नींद खराब होगी। ये सुनकर परवीन को बहुत दुख हुआ। वो चुपचाप जाकर सहन में लेट गई। आज इतना हबस था कि हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। अपनी जिंदगी के लम्हात याद आने लगे। जब तक इसका शौहर जिंदा था, घर में इसकी बादशाहत चलती थी। दोनों बहू की हिम्मत नहीं होती थी कि उसके आगे जरा भी जबान चला सकें, क्योंकि उसका शौहर
गुस्से का तेज और उसूल का पाबंद था। कहता था कि दोनों बहू का एक ही काम है कि वो हमारी इज्जत करे दिल से। वो क्या करती थी क्या नहीं ये वो जानती थी, लेकिन ससुर के सामने उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि नजरें भी उठा सकें या जवाब दे सकें। लेकिन जैसे ही कयूम साहब का इंतकाल हुआ, परवीन के दिन फिर गए थे। ना तो बेटे इज्जत करते थे ना बहू। रात के खाने की बारी छोटी बहू की थी। बड़ी बहू ने दोपहर को दाल चावल बनाकर जान छुड़ाई थी ताकि ज्यादा देर तक किचन में ना गुजारना पड़े। छोटी बहू कहने लगी, इसने सही तमाशा पकड़ा है। दोपहर का खाना उसकी जिम्मेदारी है तो दाल चावल बना के जान छुड़वाती है। मैं भी आलू की भाजी बनाकर जान छुड़वा लूं। मैं क्यों आधा घंटा चूल्हे के आगे खड़ी होकर गोश्त भूनती फिरूं? इसने भी जल्दी जल्दी जैसे तैसे आलू काटे और आलू की भाजी बनाकर रख दी और रात को शौहर से कहकर रोटियां भी तंदूर से मंगवा ली। मोटी तंदूर की रोटी परवीन से तो बिल्कुल नहीं खाई जाती थी। इसने कहा, बेटा मेरे लिए 2 रोटियां उतार दो, मुझसे ये तंदूर की रोटी नहीं खाई जाएगी। कहने लगी, हाँ हम तो जैसे लोहे के बने हैं जो चूल्हे के आगे खुद को फूंकते रहें, क्योंकि अम्मा जी से बाजार की रोटी नहीं खाई जाएगी। अरे आपको इतना ही है तो खुद पका लेना जाकर, पता तो चले कि किचन में कितनी गर्मी है। दोनों बेटे चुपचाप बैठे थे। किसी ने ये नहीं कहा कि तुम किस लहजे में बात कर रही हो। वो उठी और आटा फरज से निकाला। अपने लिए 2 रोटियां बनाई, लेकिन खाने के लिए बैठी तो भूख मर चुकी थी। उनकी आदत थी, एक बार खाना खा लेती तो दोबारा नहीं खाती थी, इसलिए बस आधी रोटी खाकर रह गई। तो बहू कहने लगी, लोग ये रोटी अब क्यों नहीं खाई आपने? अपनी ही पकाई हुई रोटी तो आपसे खाई नहीं जाती और बातें करती है तंदूर की रोटी की। वो बड़बड़ाते हुए बावर्ची खाने में चली गई और फिर उसकी चीखने की आवाज आई, मैं नहीं धोऊंगी रात के बर्तन, रुखसाना भाभी ने सही लगाई हुई है। दोपहर को तो खाने के बर्तन इतने होते ही नहीं, एक ही प्लेट में वो खुद और बच्चे खाना खा लेते हैं। 4 प्लेटें धोकर समझती हैं कि जिम्मेदारी खत्म हो गई। अरे भाई ये ढेर पड़ा हुआ है बर्तनों का, मैं नहीं धो रही। ये सुनकर कासिम कमरे से बाहर निकला। कहने लगा, क्यों शोर मचा रखा है? कहने लगी, दोपहर का खाना कल से मैं बनाऊंगी। ये सुनकर रुखसाना बाहर आ गई। कहने लगी, क्यों तुम बनाओगी? जब ये तय हो चुका है कि दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी और रात का तुम, तो ये क्या नई बहस शुरू कर दी है तुमने? वो कहने लगी, आप बहुत चालाक हैं। दोपहर को दाल चावल बना लेती हैं अक्सर, बल्कि रोज ही दाल चावल होते हैं। वो कहने लगी, मेरे बच्चे दोपहर को रोटी नहीं पसंद करते। कहने लगी, हाँ, और रात को आप कहती हैं कि पुलाव बना लो, गोश्त बना लो, मुर्गी बना लो, स्टीम रोस्ट बना लो। अरे क्या मैं पागल हूँ और सारे खानदान की रोटियां मैं बना लूं? वो कहने लगी, तुमने कौन सी पकाई है? आलू की सब्जी ही हमारे आगे रखी है और वो भी किसी काम की नहीं थी। तंदूर की रोटियां हलक से नहीं उतर रही थीं, लेकिन हमने भी चुपचाप खा ली। रुखसाना की बात सुनकर फहमीदा कहने लगी, मैं जानती हूँ आपके खाने में कितना जायका है। बर्तन देखे हैं आपने, दोपहर को तो आप बच्चों के साथ एक ही प्लेट में खाना खा लेती हैं और रात को आपके बच्चों ने 2-2 प्लेटें इस्तेमाल करनी होती हैं। अरे भाई मैं नहीं धोऊंगी ये बर्तन। वो कहने लगी, जिसकी बारी है वो ही काम करेगा, मैं भी नहीं धोऊंगी। दोनों ही लड़ झगड़ कर जा चुकी थीं। आखिर परवीन को ही उठना पड़ा। सारे बर्तन धोए, बावर्ची खाना साफ किया, खाने का सामान भी उसने फरज में रखकर संभाल दिया था। दोपहर के वक्त फिर से दोनों बहुएं झगड़ा करने लगी। फहमीदा कहने लगी कि मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी और रुखसाना कहने लगी कि नहीं, खाना मैं बनाऊंगी। दोनों ही लड़ झगड़ कर एसी वाले कमरे में जा चुकी थीं। परवीन ने देखा तो उसने बड़ा गोश्त निकाला
सोचा कि पुलाव बना लेती हूँ और 2 वक्त का ही बना लेती हूँ, बच्चे खुश होके खा लेंगे। और वैसे भी उसे दोपहर को बहुत गर्मी लगती थी क्योंकि पसीना बहुत आता था। ठंडा पानी पीती रहती थी। एसी में जाती थी तो पता नहीं उसे खांसी छोड़ जाती थी। इसलिए पोते पोतियां बहुएं उससे बेजार रहने लगी थी। उसने दोपहर का खाना बनाया, बहुत ज्यादा थक चुकी थी। फिर दिल में ख्याल आया कि अफजल साहब को भी एक प्लेट भेज दूं। वो भी बेचारे वैसी ही जिंदगी गुजार रहे थे जैसी जिंदगी परवीन गुजार रही थी। अक्सर जब सौदा लेने जाती तो वो बताते थे कि बहुएं तो दोपहर का खाना भी नहीं पूछती, बस दुकान की चाबी पकड़ा देती हैं कि जाकर दुकान खोले। इसलिए उसने पोते से कहा कि जाओ वो कुरियाने वाले बाबा जी को ये प्लेट खाने की दे आओ। कहने लगा, वो क्यों दादी? कहने लगी, भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है। वो चला गया, लेकिन जब वापस आया तो कहने लगा, वो बूढ़े अंकल आपका शुक्रिया अदा कर रहे थे, कह रहे थे खाना बहुत मजे का बना है। उसी वक्त दोनों बहुएं बाहर आ गईं। बड़ी बहू अपने बेटे से कहने लगी, असद ये तुम कहाँ से आ रहे हो? वो कहने लगा, दादी ने वो कुरियाने वाले अंकल को पुलाव देने के लिए कहा था। रुखसाना कहने लगी, क्यों अम्मा जी, ये आपके दिल में उसके लिए क्यों हमदर्दी जाग रही है? इस उम्र में उसे नहीं लगता था कि उसके खुलूस पर इस किस्म का शक किया जा सकता है। कहने लगी, बेटा क्या हो गया? भूखे को खाना खिलाना तो सवाब का काम है। कहने लगी, आपको भूखा सिर्फ वो कुरियाने वाला ही नजर आया, यहाँ फकीर घूमते फिरते हैं, किसी को भी दे देती। वो कहने लगी कि 2 फकीरों को भी दिया है। छोटी बहू कहने लगी, पहले ये बताएं आपको कैसे पता चला कि अफजल अंकल भूखे हैं? अरे उनकी भी तो 3-3 बहुएं हैं, खाना खाकर ही आते होंगे, वो कोई गरीब थोड़ी है। परवीन कहने लगी, भूखे को खाना खिलाने का सवाब है बेटा, इसके लिए फकीर होना जरूरी नहीं होता। भूखा तो कोई भी हो सकता है। तुम लोग भी तो भूखे हो ना, भूख की वजह से ही तो बाहर आए हो, और मैंने तुम लोगों के लिए भी खाना बनाया है। ये सुनना था कि बड़ी बहू भड़क उठी, चलो जी, अब आपने हमें फकीरों में शुमार कर दिया। सुन रही हो तुम फहमीदा? अरे कब से हम उन्हें खाना पका पका कर खिला रहे हैं, वो उन्हें याद नहीं। आज हम दोनों ने खाना किया नहीं पकाया, उन्हें पकाना पड़ गया तो हमें फकीर बना दिया, वो भी इस अंकल अफजल की खातिर। मुझे तो कोई सीन लगता है। बड़ी बहू की बात सुनकर परवीन को बड़ा गुस्सा आया। कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती? ऐसी बात करते हुए क्या अपनी माँ के बारे में भी ऐसी बात करोगी? वो कहने लगी, मेरा बाप तो जिंदा है, मेरी माँ नहीं भेजती यहाँ पर, कुरियाने वालों को खाना आप ही भेज रही हैं, जरा सा लिहाज भी नहीं था। वो कहने लगी, रात को आने दो, कासिम को मैं इससे बात करूंगी। कहने लगी, कर लेना बात जो करनी है। फिर दोनों बावर्ची खाने में गईं। देगची भर के पुलाव लिया और एसी वाले कमरे में जाकर बैठकर खाना खाने लगी। बच्चे भी वैसे ही थे। परवीन तो बेचारी चावल देकर पिचताई थी। उसे क्या पता था कि उसके किरदार पर ही उंगलियां उठाने वाली उसकी बहुएं होंगी और वो उनके सामने सफाइयां पेश करेगी। रात को दोनों बेटे आए तो परवीन ने खाने का दस्तरखान भी नहीं बिछाया, ना खुद बैठी। माजिद कहने लगा, अम्मा आपने खाना नहीं खाया? बड़े मजे का पुलाव बनाया है रुखसाना ने। वो कहने लगी, रुखसाना ने? नहीं, मैंने बनाया। रुखसाना कहने लगी, हाँ हाँ आपकी माँ ने बनाया है। माजिद कहने लगा, चलो अच्छी बात है। गरम गरम बना लिया, अम्मा के हाथ में तो बहुत जायका है। कहने लगी, हाँ हम पागल हैं जो गर्मी धूप में खाना बना बना कर दुकान पर भी भेजते हैं। यहाँ माँ ने एक बार किया, बना लिया, तारीफें शुरू हो गईं। कासिम कहने लगा, भाभी क्या हो गया? अच्छा बना है तो कह दिया अच्छा बना है। खाना तो सुकून से खाने दें, पूरा दिन दुकान पर कपड़े बेच बेच के हलक खुश्क हो जाता है। घर आओ तो यहाँ तो एक फसाद बरपा होता है।
कभी सुकून से भी रहना सीख लिया करें। रुखसाना कहने लगी, तुम तो चुप ही रहो, बड़ा आया मुझे समझाने वाला। बहरहाल अपने झगड़े में वो परवीन को फरामोश कर गई कि उसने खाना नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया। बहरहाल जब दोनों बेटों ने खाना खा लिया तो परवीन कहने लगी, इधर चारपाई पे मेरे पास बैठो, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। दोनों ही माँ के इर्द गिर्द बैठ गए। कहने लगे, जी अम्मा। बोले, क्या कहना है। कहने लगी, अपनी बीवियों की जबानों को संभाल कर रखो तो बेहतर है। अब क्या मुझे इनके सामने अपने किरदार की सफाई देनी पड़ेगी। परवीन ने सारी बात बता दी। दोनों ही अपनी बीवियों को घूर के देखने लगे तो छोटी वाली फहमीदा कहने लगी, अरे भाई क्या हो गया, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। हमने तो यूं ही कह दिया था, चोर तो अम्मा के दिल में ना। जभी तो बात को इस तरह बढ़ाकर आप लोगों को शिकायत लगा रही हैं, वरना हमने ऐसे ही कह दिया था कि क्यों भेजा है, वो कौन सा गरीब है। लेकिन आपकी माँ के दिल में चोर था, तभी उन्होंने इस तरह जिक्र किया है, वरना तो ये बात भूल चुकी होती। फहमीदा तो उम्मीद से बहुत तेज किस्म की औरत थी। झटपट से उसने बात को यूं घुमाया कि परवीन उसे देखकर हैरान रह गई। बेटे बजाय बीवियों को डांटने के माँ को शुबा भरी नजरों से देखने लगे और उठकर चले गए। बहरहाल परवीन को बड़ा दुख हुआ था। वो पूरी रात बेचैन सी रही, खाना भी नहीं खाया था। सुबह नाश्ता करने के बाद अपने पड़ोस चली गई। पड़ोस की अपनी ही उम्र की एक खातून से उसकी दोस्ती थी। कहने लगी, रज़िया मुझे आज बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगी, क्या हो गया। कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि इस उम्र में भी औरत पर शक किया जाएगा या उसे शक की नज़र से देखा जाएगा। जब उसने पूरी बात रज़िया को बताई तो वो कहने लगी, वैसे तुम्हारी जिंदगी क्या है, मुझे तो तुम पे बड़ा तरस आता है। मैं तो कहती हूँ अफजल साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम इनसे शादी कर लो तो बेहतर है। ये सुनकर परवीन ने हैरत से उसे देखा। कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं अपने दिल की बात तुमसे करने आई थी कि मेरे बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कि मुझे ये सुनकर अफसोस हुआ है और तुम हो कि मुझे ये मशवरा दे रही हो। वो कहने लगी, तो क्या हुआ, मैं तुम्हें ठीक मशवरा दे रही हूँ। तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बहुओं को तुम्हारी कोई कदर है कि नहीं। सारे काम तुमसे करवाती हैं। तुम क्या समझती हो कि ये दोनों बहुएं आपस में वाकई लड़ती हैं। अरे जानबूझ के करती हैं दोनों। एक कहेगी मैं नहीं बनाती तो दूसरी लड़ेगी, झगड़ेगी और मुंह बनाकर बैठ जाएगी और आखिरकार खाना तुम्हें बनाना पड़ेगा। एक तो तुम पकाओ, उनकी नौकरियां करो, दूसरा ये कि वो तुम पर शक करे। फिर तुम्हारे बेटे पूरे के पूरे जोड़ों की गुलामी में है, तो क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अपना बुढ़ापा अपनी औलाद की खातिर ना रोलो तो अच्छा है। अफजल साहिब बहुत अच्छे इंसान हैं। अरे इनकी शराफत की गवाही तो पूरा मोहल्ला देता है, लेकिन इनके बेटों और बहुओं का भी यही हाल है। नौकर बना के रखा हुआ है, लेकिन ये तो अच्छा है कि एक मकान उन्होंने अपने नाम अलग करके रखा हुआ है जो किराए पे चढ़ा रखा है। इसका किराया आता है, डबल मंजिला मकान है, दोनों मंजिलों का किराया अच्छा खासा आ जाता है। लेकिन क्या है कि बेटों के साथ रहते हैं तो बेटे पैसे उनसे ले लेते हैं, ये कहकर के बिजली का बिल भरना है। मेरे मियाँ से उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। ये कह रहे थे कि बच्चों ने ज़िंदगी जहन्नम बना रखी है। अगर कोई खातून शादी के लिए राज़ी हो जाए तो सोच रहा हूँ एक मंजिल में अपनी रिहाइश रख लूँगा। दुकान तो वैसे भी मेरी है, बेटा तो चलाता ही नहीं, बस सोता रहता है और दोनों बड़े बेटे नौकरियां करते हैं, इसलिए अपना गुजर बसर तो कर ही लूँगा। यूं भी तो नौकरी करके बच्चों को ही तो पाल रहा हूँ। एक तो माँ बाप की जिम्मेदारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, बूढ़े हो जाए तब भी हमें अपने ही बच्चों को पालना पड़ता है। छोटा बेटा गैर जिम्मेदार है, अपना बोझ तक नहीं उठाएगा। अब मैं अपने बारे में सोचूंगा। ये सुनकर परवीन बेगम कहने लगी, ना बाबा ना मैं इस उम्र में अपने बच्चों के सर पे खाक नहीं डाल सकती, जग रुसवाई हो जाएगी।
वो कहने लगी, वो तो सोचते नहीं हैं तुम्हें जलील करते वक्त। अरे अफसल भाई बहुत अच्छे इंसान हैं, तुम्हारा बुढ़ापा सुधर जाएगा, सुकून से गुजार लोगी। वो तुम्हारे लिए मुलाजमा भी घर में रख देंगे, खाना तो वैसे भी तुम ही पकाती हो। हफ्ते में 4 दिन तुम्हारी बहुएं लड़ती झगड़ती हैं और खाना तो तुम्हें ही बनाना पड़ता है, फिर बाजार के चक्कर भी तुम्हें ही लगाने पड़ते हैं। इस बुढ़ापे में इन सब चीज़ों से जान छूट जाएगी। वो तुम्हारा एहसास करेंगे और तुम उनका, क्योंकि तुम दोनों ही औलाद के सताए हुए हो। ये सुनकर परवीन कुछ सोच में तो पड़ गई थी, लेकिन फिर भी दिल रजामंद नहीं था। सोच रही थी बच्चे तो कहेंगे कि वाकई उसका चक्कर चल रहा था इस उम्र में अफजल साहब के साथ। वो वापस घर आ गई, लेकिन इस बार इसकी आंखें थोड़ी खुल चुकी थीं। उसने नोट किया, वाकई ऐसा ही था। खाना पकाते वक्त दोनों बहुओं का झगड़ा होता और फिर एक ही कमरे में एसी में बैठकर एलईडी पर ड्रामे और फिल्में देखती, हंसती, खुश गपियां करती, चाय बना लेती, इकट्ठी चाय पीती। बच्चे भी वहीं खेलते रहते। खेलना क्या था, मोबाइल और टैबलेट में अपनी गेमें खेलते रहते थे। बस एक गैर ज़रूरी चीज़ थी, तो वो थी परवीन और दूसरी तरफ अफसल। इसका भी यही हाल था। बेटे थे कि बाप को अपने आगे बोलने नहीं देते थे, बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार हो चुके थे। यूँ तो अफजल साहब का घर काफ़ी बड़ा था, लेकिन जगह उन्हें भी सहन में ही दी गई थी। सारे कमरे बहुओं ने संभाल लिए थे। कोई मेहमान आता तो चाय बनाना भी बहुत बड़ा अजाब लगता था। दुकान पर छोटा बेटा जाता नहीं था, यही कहता कि गर्मी बहुत है और दोपहर को गाहक नहीं होते, आप चले जाएं। शाम तक ड्यूटी अफजल साहब को देनी पड़ती और जब रात के 7-8 बजते तो बेटा आ जाता और रात के 9 बजे दुकान बंद कर देता। वो थके हारे घर आते तो बहुएं इस वक्त खाना पकाना शुरू करती थीं। कहती थीं कि गर्मी बहुत है। वो बेचारे भूखे प्यासे इस इंतज़ार में बैठे रहते कि कब कोई उन्हें खाना दे और वो पेट भर के खाना खाएं। रात के 10 बजे जाके खाना तैयार होता था। दोपहर को भी वो भूखे जाते थे, क्योंकि बहुएं कहती थीं कि हमने तो नाश्ता लेट किया है, हमें तो भूख नहीं है। दोपहर को कोई भी उनके घर खाना नहीं खाता था। अगर बहू को भूख लगती तो ऑर्डर देकर बाहर से कुछ मंगवा लेते। बेटे भी अपनी बीवियों को ही मानते थे। एक अफजल साहेब भी ऐसी ही जिंदगी जीते जा रहे हैं। सोचते तो वो भी ज्यादातर परवीन बेगम के बारे में, क्योंकि जानते थे कि जैसी जिंदगी वो गुजार रहे हैं वैसी ही जिंदगी वो खातून भी गुजारने पर मजबूर है। बूढ़े होने के बाद वालदैन को औलाद नज़रअंदाज कर जाती है, लेकिन अगर वो शादी के बारे में बात करे तो एक तूफान सा खड़ा हो जाता है। परवीन ने भी रज़िया की बात मान ली थी। कहने लगी, ठीक है, तुम उनसे पूछ लो कि क्या वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। अगर उन्होंने रजामंदी दे दी तो फिर मैं अपने बच्चों से कह दूंगी। वैसे भी मेरी कोई भी हैसियत नहीं है। वो तो खुश हो गई। रज़िया ने अपने शौहर से बात की और यूं जब अफजल साहब तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने फौरन से रजामंदी दे दी। फिर सबसे बड़ा मरहला ये था कि जब दोनों अपने बच्चों से शादी के बारे में पूछते हैं या उन्हें बताते। खैर, अफजल साहब ने तो टका सा जवाब दे दिया था कि वो शादी करना चाहते हैं और इस घर में भी नहीं रहेंगे। अलबत्ता अपनी कुरियाने की दुकान वो बेटे को नहीं देंगे। वो भी नौकरी ढूंढे, चाहे जो मर्जी करे, और अपने बीवी बच्चों को पाले। जब तक वो जिंदा है वो अपनी दुकान किसी को नहीं देंगे। बच्चे चीखते चलाते रह गए, लेकिन उन्होंने नीचे वाला पोर्शन खाली करवा लिया था। मसला परवीन के लिए था। जब उसने अपने बेटों से बात की तो वो तो उसे काट खाने को आने लगे। कहने लगे, इस उम्र में आप हमें बदनाम करना चाहती हैं। लोग तो हम पर थूकेंगे कि बूढ़ी माँ ने शादी कर ली। वो कहने लगी, तो क्या हुआ, क्या बूढ़े लोग शादी नहीं करते? मैं वैसे भी तुम लोगों के घर में गैर जरूरी सी चीज हूँ।
इसलिए मुझे भी हक है कि मैं अपनी जिंदगी अलग से जीऊं। बहुओं के तो रंग उड़ के रह गए थे। छोटी बहू फहमीदा कहने लगी, देख लिया तुमने, कहा था ना, मैं तो पहले ही कहती थी इनका चक्कर चल रहा है कुरियाने वाले से। लेकिन मेरी बात को तो किसी ने संजीदा ही नहीं लिया। वो कहने लगी, तुम्हें जो कहना है कह लो, क्योंकि मैं अपने किरदार की गवाही लोगों के मुंह से नहीं सुनना चाहती, क्योंकि लोग कभी भी किसी के किरदार को जांचने की ताकत नहीं रखते, ना सलाहियत रखते हैं। मेरा रब जानता है कि मैं कैसी हूं और कैसी नहीं, और वही मेरी इज्जत भी रखेगा। वो रजिया के घर जा चुकी थी। वहीं दोनों का निकाह हुआ और अफसल साहिब उसे अपने घर ले गए। जब बच्चों को ये पता चला कि माँ ने निकाह कर लिया है और अपने शौहर के साथ चली गई, तो इनका गुस्से से बुरा हाल था। बस यही चल रहा था कि क्या ना कर गुजरे। लेकिन फिर चंद दिन गुजरने के बाद माँ को फोन किया कि आपकी बहुत याद आ रही है, हमने आपकी इस शादी को कबूल कर लिया है, आप दावत में हमारे घर पर आ जाएं। ये सुनकर परवीन और अफसल दोनों ही खुश हो गए थे। ये दावत दोनों के बच्चों ने मिलकर ही थी। बहुत शानदार दावत थी। बहुत सारे पकवान पक्के हुए थे। परवीन हैरान थी कि उसकी बहुओं ने पकाने की जहमत कैसे कर ली, और यही हैरत अफसल को भी थी। बहरहाल दोनों ढेर सारे तहाइफ लेकर अपने बच्चों के घरों में गए थे। एक ही घर में दोनों ने दावत की थी। खाना खाने के बाद हंसी खुशी अपने घर वापस आ गए। लेकिन रात को दोनों की ही तबीयत बिगड़ गई थी, क्योंकि खाने में जहर डाल कर दिया गया था, और वो जहर दोनों खा चुके थे। सुबह तक दोनों ही जान की बाजी हार चुके थे। और ये प्लान दोनों के बच्चों ने मिलकर बनाया था, ताकि उनकी वजह से रुसवाई ना हो। बूढ़े माँ बाप को ना तो औलाद संभालने की कोशिश करती है, ना उनकी नेक नामी बढ़ाती है, और ना ही उन्हें अलग जीने का हक देती है, बल्कि अपनी इज्जत की खातिर उन्हें जान से मार डालती है। ये कहाँ का इंसाफ है? कमेंट में जरूर बताइएगा।